तो सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग फाइनल अकाउंट आज डिस्कस करेंगे। हम लोग फाइनल अकाउंट को हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। और आप लोगों को लिटरेचर पार्ट आप लोगों को दे दिया गया है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। तो उसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि फाइनल अकाउंट का जो प्रिपरेशन होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, फाइनल अकाउंट का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इंक्लूड्स योर ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये उसमें इंक्लूड रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, दैट इज़ टू इम्प्रूव बिजनेस अर्निंग्स, to improve the business earning capacity and capability of organization। ये फाइनल अकाउंट का एक ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव। फिर इसके अदर ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हो कि टू अर्न एडिक्वेट इनकम टू सस्टेन द सर्विसेज एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। फाइनल अकाउंट से हमें इनकम का पता चलता है, that is a surplus of your business, and to earning the adequate income means earning जो आपकी हो रही है वो सही हो रही है against your services and growth of business। इसके ग्रोथ होने के पर आपको कितनी अर्निंग हो रही है, इसका ये ऑब्जेक्टिव है। देन it is necessary to find out periodically result of business, that is a profit or loss। ये ज़रूरी नहीं है कि आप साल के अंत में बैलेंस शीट को बनाएं या प्रॉफिट एंड लॉस को पता करें। ये आप रिव्यू कर सकते हैं मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। स्पेशली मैं उन केसेस की बात करता हूँ जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो होती है वहाँ पे नॉर्मली पर मंथ रिव्यू लिया जाता है कि उनका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ कैसा है और वहाँ पे वो हाउ मच दे आर अर्निंग देयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस हो रही है। ये मंथली बेसिस पे भी रिव्यू किया जाता है और किया जा सकता है। इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं, अल्टीमेटली जो फाइनल अकाउंट के जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो मेनली 2 स्टेजेस में देखे जाते हैं। पहला जो होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस रिज़ल्ट, जिसे आप कहते हैं, जिससे आपको असर्टेन करना पड़ता है योर बिजनेस इज़ रनिंग इन ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। दूसरा जो होता है दैट इज़ अ नेट प्रॉफिट, नेट रिजल्ट, जिसमें नेट सरप्लस और नेट लॉस के बारे में पता चलता है। ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके फाइनल अकाउंट के। फाइनल अकाउंट बनाते वक्त आप ध्यान में रखिए, कंसाइनमेंट सेल या कंसाइनमेंट परचेजेस को इंक्लूड नहीं किया जाता। अब आप ये जानना चाहोगे व्हाट इज़ अ कंसाइनमेंट सेल और परचेज, तो उसके बारे में देख लीजिए। जो कंसाइनमेंट सेल होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जरा आप सुन लीजिए। कंसाइनमेंट सेल्स और ट्रेड एग्रीमेंट इन विच वन पार्टी, दैट इज़ अ कंसाइनर, प्रोवाइड्स गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स, प्रोवाइड गुड्स, दैट इज़ अ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जिसका एब्रीवेशन है COGM, दैट इज़ अ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड।
cost of goods manufactured, also known as a COGM, is a term used in managerial accounting that refers to schedule or statement that shows the total production cost or company cost. ये आपका कंसाइनमेंट सेल, इसको अगर हम लोग और एलोबरेट करें तो उसको इस तरह से देखा जा सकता है, व्हेन गुड्स आर फॉरवर्डेड बाय द ओनर और अ प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस टू हिज एजेंट फॉर सेल फॉर ए फिक्स्ड कमीशन, it is a consignment, whereas a sale is a transaction between two parties where the trade of goods occurs for mutual benefits. The parties to be consignment are consignor and consignee, whereas the parties to be a sell or buyer and seller. इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, हम कंसाइनमेंट सेल या कंसाइनमेंट परचेजेस को इसमें ऐड नहीं करते हैं बिकॉज कंसाइनमेंट सेल, कंसाइनमेंट जो होता है इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ योर रॉ मटेरियल और यू आर सेलिंग थ्रू योर पार्टनर, दैट इज अ कंसाइनर. और जो इसको ये देता है, दो देयर आर टू पार्टीज, वन इज़ कंसाइनर एंड वन इज़ कंसाइनी. जो कंसाइनर होता है वो कंसाइनी को देता है अपने गुड्स को, आइदर फॉर इन द शेप ऑफ रॉ मटेरियल और इन द शेप ऑफ फिनिश गुड्स टू सेल इन द मार्केट. गुड एग्जाम्पल इज दैट इज़ आपका डीलर्स होते हैं, डीलर्स होलसेलर्स जो होते हैं, दैट इज़ नथिंग बट ए कंसाइनर और कंसाइनी बिजनेस. आप शोरूम में देखते होंगे, जैसे कि आपके कार का शोरूम है, देन अदर शोरूम्स हैं जो कंज्यूमेबल आइटम्स, बहुत सारे गुड्स जो वहाँ पे होते हैं कंसाइनर और कंसाइनी की तरह होते हैं. अगर वह गुड्स बिक गया, वो कार बिक गई, तो उस पर फिक्स कमीशन मिलता है वो डीलर को. ये एक एग्जांपल, मैंने सपोर्टिंग एग्जांपल आप लोगों को बताया है. तो ये हमेशा ध्यान में रखिए कि ये कंसाइनमेंट सेल जो है वो इसके रिजल्ट आइदर में भी इन प्रॉफिट और लॉस, उसको लिया जाता है फाइनल अकाउंट में, ना कि कंसाइनमेंट को लिया जाता है. मेरा कहने का यहाँ पे मतलब यही था. अब हम दूसरे एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि जैसे आपको अभी बताया हमने कि यहाँ पे दो फाइनल अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव दो ही होता है, टू फाइंड आउट वेदर योर बिजनेस इज इन प्रॉफिट और लॉस. इसके बाद मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को, जैसे कि आपको मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजी हुई है, उसमें भी आपने देखा होगा कि मैंने कुछ फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं. जो फॉर्मेट्स हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, पेज नंबर 46, यानी पहला पेज जो है 46 नंबर का है, उस पर आप देख रहे हैं. इसका जो मतलब है, टू अ सर्टेन रेवेन्यू सरप्लस, दैट इज़ अ प्रॉफिट, दैट इज़ इन ग्रॉस इन और नेट, ये फाइंड आउट करना होता है. और ट्रेडिंग अकाउंट में ये टी शेप में होता है, अंग्रेजी का जो टी होता है उस शेप में बनाया जाता है. और जो फॉर्मेट है वो भी आप देख रहे हो तो टी शेप में देख रहे हो. इसमें फॉर्मेट में टू साइड्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट. हेडिंग दिया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग, पीरियड और ईयर एंडिंग जो भी रहता है वो वहाँ पे लिखा जाता है. नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर जो होता है 31 मार्च का होता है, तो ये
फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च ईयर जो रहेगा वो लिखा जाता है। इसके डेबिट साइड में जो एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट साइड में आते हैं, और रेवेन्यू इनकम जो होता है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कुछ आइटम्स हैं यहाँ पे आप देख लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट में। स्टॉक जो होता है वो एक्सपेंडिचर नहीं है, बट वो हमारा स्टॉक है जिससे बिजनेस शुरू होती है। स्टॉक होता है परचेजेस, अगेन योर ओपनिंग स्टॉक प्लस योर परचेजेस लेस परचेज रिटर्न। वेजेस एक्सपेंडिचर है। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है वो होता है जो मटेरियल आपने प्रोक्योर किया है, मार्केट से परचेज किया है, उसको ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए जब आप बिजनेस में लेके आते हैं तो वो कैरेज इनवर्ड कहलाता है। वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि आपके गुड्स कॉस्ट में ऐड किया जाता है, इसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड, जो कि एक्सपेंडिचर है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का एक्सपेंडिचर है। उसके बाद अदर ट्रेड चार्जेस, अगर कोई अलग से कोई ट्रेड चार्जेस हैं आपके, यानी कि जैसे भी कमीशन की बात किया हम लोगों ने, ट्रेड कमीशन है कुछ, तो वो ऐड होगा। ये ब्रॉडली एक्सपेंडिचर हेड्स हैं डेबिट साइड में जो आप देख रहे हो। क्रेडिट साइड की बात करें तो सेल्स है। सेल्स इज़ आवर एक्टिविटी, जो हमारे स्टॉक्स हैं, जो हमारे परचेजेस हैं गुड्स के, उसको सेल करना मीन्स यू आर कन्वर्टिंग योर गुड्स और स्टॉक इनटू कैश, लिक्विड। और लेस रिटर्न, सेल होने के बाद हो सकता है कि आपके कुछ स्टॉक वापस कर दिए जाएं आपके कस्टमर के द्वारा, तो वो सेल से माइनस होता है, सेल रेवेन्यू फिगर से उतने माइनस कर दिया जाता है, तो नेट सेल आपको पता चलता है। सिमिलरली डेबिट साइड में आपने देखा होगा परचेजेस लेस रिटर्न, परचेज रिटर्न, यानी आप सिमिलरली आप भी परचेज करते हो और कोई गुड्स आपको या तो डिफेक्टिव हो या अदर रीजंस के लिए आप अगर रिटर्न करते हो तो वो परचेजेस में से माइनस होता है, यानी यहाँ पे एक्सपेंडिचर आपका कम हो जाता है और क्रेडिट साइड में आपका रेवेन्यू कम होता है। तो बाय सेल्स लेस रिटर्न नेट रेवेन्यू फिगर आती है। और फिर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब यहाँ पर यह है कि जो रिमेनिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर जो आपके बचता है, जो आपके पास रह जाता है, तो वो स्टॉक भी आपका रेवेन्यू है, भले ही वो कैश में नहीं है, लेकिन वो स्टॉक है आपका, आपका एसेट है वो, इसलिए इसकी कॉस्टिंग भी इसमें लिखी जाती है बाय क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्रेडिट साइड में आएगा। रेवेन्यू जो सेल्स की फिगर आ गई वो प्लस स्टॉक जो आपके पास बचा हुआ है उसकी वैल्यू, तो टोटल रेवेन्यू आपका कितना है इंक्लूडिंग स्टॉक, वो आपका टोटल रेवेन्यू आता है। इसमें से आप लेफ़्ट साइड में जो आपके एक्सपेंडिचर हैं ट्रेड एक्सपेंसेस के, उसको माइनस करोगे आप। इफ़ योर रेवेन्यू इज़ मोर देन योर ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर then it will be known as a gross profit. Vice versa, if your revenue is less than your trade expenditure, then it will be known as a trade losses, gross losses. Profit जो होती है, if you are earning a profit, gross profit, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो कि इनकम साइड कहलाता है उस तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है उस फिगर को। और इफ़ इट इज़ इन लॉस, इफ़ योर रेवेन्यू इज़ लेस देन योर एक्सपेंडिचर, देन इट इज़ अ ट्रेड लॉस, और लॉस को लॉस की तरफ
प्रॉफिट एंड लॉस के लॉस की तरफ यानी कि डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। उसी के बारे में मैंने यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट पैरा में उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, इनकम और लॉसेस के बारे में बताया गया है। यू गो थ्रू दैट। और फिर यहाँ पे ये भी कहा गया है एबनॉर्मल लॉस इज़ क्रेडिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट एंड रिटर्न ऑफ इन P&L अकाउंट। जो एबनॉर्मल लॉस है एंड नॉट अ नेचुरल लॉस वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, लेकिन उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, उसको राइट ऑफ किया जाता है, उतने से फिगर कम कर दिया जाता है रेवेन्यू आइटम में, राइट ऑफ कर दिया जाता है। दैट इज़ ए एबनॉर्मल लॉस। पॉइंट नंबर 3 में मैंने जो दिया है वो है फाइनल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड आइदर फ्रॉम ट्रायल बैलेंस और फ्रॉम रिसीट एंड डिसबर्समेंट अकाउंट। R&D स्टेटमेंट, कोऑपरेटिव में नॉर्मली R&D स्टेटमेंट बनाया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैंक्स और कमर्शियल इंस्टीट्यूट जो है वो फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस से ही बनाते हैं। तो हम अभी ट्रायल बैलेंस को लेके चल रहे हैं। वी आर एट प्रेजेंट गोइंग थ्रू ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस जो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाता है वो लेजर क्लोज करने के बाद लेजर बैलेंस के आधार पर बनाया जाता है। यहाँ पर R&D के बारे में ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया गया है उसके बारे में बताया गया है। जब रिसीट एंड डिसबर्समेंट अकाउंट आप तैयार करते हैं तो ये फॉर्मेट जो नीचे दिया गया है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। ओपनिंग स्टॉक वैसे रहेगा, परचेजेस वैसे रहेगा। सोर्स कॉलम में जो लिखा गया है, जो ओपनिंग स्टॉक है, जो लास्ट जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नए साल में आपका ओपनिंग स्टॉक बनेगा। परचेजेस जो हैं वो बैलेंस शीट से ट्रांसफ़र होते हैं या रिसीट एंड डिसबर्समेंट अकाउंट से ट्रांसफ़र होते हैं। टू वेजेस एक्सपेंडिचर हैं वो R&D से आएगा एक्सपेंडिचर। टू कैरेज इनवर्ड और अदर एक्सपेंडिचर। सिमिलरली सेल्स जो है वो आपका रिसीट साइड से आएगा। R&D स्टेटमेंट में रिसीट साइड से जो है वो ट्रांसफ़र होगा सेल्स। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है। एडजस्टमेंट को कहते हैं हिंदी में समायोजन, एडजस्टमेंट, वहाँ से ट्रांसफ़र होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ अ P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इट रिफ्लेक्ट्स द नेट रिजल्ट ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटीज़। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड एक्टिविटीज़ के बाद जो आपका ग्रॉस रिजल्ट आता है, जो आपके ट्रेड एक्टिविटीज़ होने के बाद जो आपके सेल्स में से जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जो रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर माइनस होते हैं, तो वो ग्रॉस रिजल्ट होता है, ना कि नेट रिजल्ट होता है, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हो टू बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और उस ग्रॉस प्रॉफिट में से आपके लॉस या एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो आपके माइनस किए जाते हैं। कौन से एक्सपेंडिचर? जो आपके सेल्स प्रमोशन या सेलिंग एक्टिविटीज़ के लिए जो लगने वाले जो एक्सपेंडिचर हैं उसको माइनस किया जाता है। किस में से? आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से, आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम योर ग्रॉस प्रॉफिट। जो फिगर आती है, जो डिफरेंस फिगर आता है वो नेट प्रॉफिट कहलाता है, जिसको शुद्ध लाभ कहते हैं। तो यहाँ भी वही फंडा है, योर रेवेन्यू शुड बी मोर। आपका जो नेट प्रॉफिट है वो हमेशा हर परिस्थिति में ज़्यादा होना चाहिए, बजाय कि आपके सेल्स एक्टिविटीज़ के जो एक्सपेंडिचर हैं, जो आपके लॉसेस हैं, उससे ज़्यादा आपका रेवेन्यू होना चाहिए, तो आपको नेट रिज़ल्ट, नेट प्रॉफिट मिलेगा।
अदरवाइज़ ये नेट लॉस में कन्वर्ट होगा। अब फिर यहाँ पे बात आती है कि आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को आप किस तरफ ले जाओगे। तो नेट प्रॉफिट जो होता है वो मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल में बताया है। इफ़ इट इज़ अ प्रॉफिट तो आपकी कैपिटल जो कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आती है उसमें से आप उसको ऐड करोगे। प्रॉफिट है तो कैपिटल वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और अगर ये लॉस है तो वो आपकी कैपिटल वैल्यू को कम करेगा, डिक्रीज़ करेगा। आपके लॉस जो है आपकी कैपिटल वैल्यू को कम कर देगा। ये इसका इफ़ेक्ट है। यहाँ पे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ इक्वेशंस बताए हैं। नेट रिजल्ट इज़ गिवन बाय, जो अभी मैंने आपको बताया, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम। अदर इनकम मीन्स अदर मिसलेनियस इनकम। टोटल आपका रेवेन्यू होगा माइनस योर एक्सपेंडिचर प्लस लॉसेस, जो कि आपके डेबिट साइड में P&L के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। एक्सपेंडिचर और लॉसेस उसको माइनस किया जाएगा तो आपका नेट रिजल्ट यहाँ पर आपको पता चलेगा। और नेट लॉस के बारे में भी हमने आपको बताया है। नेट लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस is your total loss minus gross profit other and other income। उसको रिवर्स करेंगे, यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा सेकंड केस में और रेवेन्यू कम होगा, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो लॉस होगा, जिसको कि आप लायबिलिटी साइड के कैपिटल अकाउंट में प्लस या माइनस करेंगे। नेक्स्ट देखें आप, ये यहाँ पर आपको प्रोफॉर्मा दिया गया है। अगेन इट इज़ इन टी शेप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ आइटम्स मैंने आपको बताए हैं जो कि रेवेन्यू साइड, क्रेडिट साइड में रेवेन्यू साइड है और डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर्स हैं। कुछ आपको बताए गए हैं एग्जाम्पल के से। ग्रॉस प्रॉफिट जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र किया गया है। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला, मिसलेनियस इनकम। कमीशन रिसीव्ड, अगेन इट इज़ अ मिसलेनियस इनकम। ये आपके आइटम्स हैं प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम। ये ज़्यादा होने चाहिए। और अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा होगा तो यहाँ पर बाय नेट लॉस लिखा जाएगा। नेट लॉस में डिफरेंस की फिगर यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी। और वाइस वर्सा, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर साइड कम है, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो डेबिट साइड के लास्ट में जो लिखा गया है टू नेट प्रॉफिट कहलाएगा। नेट प्रॉफिट में वो डिफरेंशियल फिगर लिखा जाएगा जो कि नेट प्रॉफिट आपका होगा। उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है इधर। टू दिस अकाउंट ऑलवेज ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड इन ड्यू टू period number review debited. Similarly, all revenue income earned, say commission, discount and accrued, that is say interest receivable for the period shall be not called credited, means your revenue income. It exhibits in the act as a result of profit oblique losses. जिस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट like trading account, profit and loss account is also prepared for the specific period, that is a week, month and quarterly, half yearly and yearly. And for accounting years, such as it will be such as a P&L account for the period year ending, that is the 31st March normally. Next में है similar trading account, profit and loss account can also be prepared from receipt and disbursement and previous balance sheet
एज शोन बिलो। उसका भी हमने यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट बताया गया है। अगेन फंडा वही है, चीज़ें वही है, रूल्स वही है। जो आपके एक्सपेंडिचर हैं डेबिट साइड में अपियर होंगे, इनकम जो होगा क्रेडिट साइड में अपियर होगा। डेबिट साइड में आप देख रहे हो सैलरीज है, रेंट है, अदर एक्सपेंडिचर है, एंड डेप्रिसिएशन इज़ योर लॉस, प्रोविजन इज़ योर ऑल्सो लॉस। ये सब डेबिट साइड में होगा। क्रेडिट साइड में आपके होंगे जो आपके प्रॉफिट हैं, ग्रॉस प्रॉफिट है, कमीशन अर्न है, डिस्काउंट अर्न है, एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब बैलेंस शीट को देखें आप। P&L बनाने के बाद बैलेंस शीट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बैलेंस शीट में भी वही लिखा जाता है। बैलेंस शीट में ईयर नहीं लिखा जाता है, जिस डेट को बनाया जाता है वो तारीख लिखी जाती है। बैलेंस शीट कौन से फर्म का है पहले वो लिखा जाएगा। जो फर्म का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे ऊपर आएगा। बैलेंस शीट जैसे फॉर एग्जांपल ABC कोई कंपनी है, बैलेंस शीट ऑफ ABC एंड कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च, स्पेसिफिक डेट दिया जाएगा। एज ऑन का मतलब है स्पेसिफिक डेट, दैट इज 31 मार्च, वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आप देखेंगे लेफ्ट साइड, यहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम लोग लायबिलिटी कहेंगे। लेफ्ट साइड जो है आपने देखा होगा लायबिलिटीज़, लायबिलिटी कहा जाता है, और राइट हैंड साइड को एसेट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ मेंशन किया गया है। आप यू कैन से दैट कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, कैपिटल इज आल्सो लायबिलिटी, दैट इज अ कैपिटल इज अ सोर्स ऑफ फंड, और एसेट्स एंड प्रॉपर्टी जो है और वो एसेट्स कहलाता है, और इसको कहते हैं हम लोग यूजेस ऑफ फंड, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड। एक स्टेटमेंट भी बनाया जाता है बैलेंस शीट में जो आप आगे देखेंगे। अब इसमें कौन कौन से आइटम हो सकते हैं लायबिलिटीज़ में देख लीजिए। शेयर कैपिटल लायबिलिटी है। कैपिटल मीन्स जिसको आप मराठी में भांडवल कहते हैं। रिजर्व फंड इज अ पोर्शन ऑफ योर प्रॉफिट। रिजर्व फंड जो है आपका नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र किया जाता है, जो मैंने आपको बताया कि कैपिटल में ऐड होता है। बिफोर एडिंग कैपिटल, बिफोर ऐड इन कैपिटल, कैपिटल में जो ऐड करने से पहले एक प्रोविज़न किया जाता है रिजर्व फंड का। रिजर्व फंड सर्टेन पोर्शन ऑफ से 5%, 10%, जैसा कि उस पॉलिसी, उस कंपनी की पॉलिसी है, उतना नेट प्रॉफिट का उतना परसेंट पहले कम कर लिया जाता है, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है रिजर्व फंड में। और सर्टेन परसेंटेज, अगेन सर्टेन परसेंटेज फ्रॉम योर नेट प्रॉफिट इज पेड टू योर शेयर होल्डर एज ए डिविडेंड। डिविडेंड भी प्रॉफिट से ही दिया जाता है। तो डिविडेंड जो है एक पोर्शन है आपके नेट प्रॉफिट का, एक पोर्शन हुआ रिजर्व सरप्लस का, और एक पोर्शन है जो कि आपके कैपिटल में ऐड होता है। तो ये रिजर्व फंड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो मैंने आपको बताया था, क्रेडिटर्स, द क्रेडिटर्स मीन्स द पर्सन हु इज गिविंग यू गुड्स ऑन क्रेडिट, वो आपका क्रेडिटर्स हुआ। बिल्स पेएबल मीन्स यूर लायबल टू पे ड्यूज इन फ्यूचर, इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो अमाउंट लिखा जाएगा बिल्स पेएबल टू योर क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ पर ये है टिल द डे फाइनलाइजेशन ऑफ योर फाइनल अकाउंट योर हेड इज you are not disbursing, you are not spent that money, it is still outstanding because you are not able to pay
तो वो आउटस्टैंडिंग होगा और वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट को आपके लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ से रेंट। मान लीजिए कि अगर मार्च महीने का रेंट है, मार्च महीना फाइनल करने के लिए आपको मार्च महीने का रेंट है जो कि आपको अप्रैल में देना है। नॉर्मली होता ये है कि हम लोग नेक्स्ट मंथ में यानी दिस मंथ का जो एक्सपेंडिचर होता है स्पेशली रेंट वी आर यूजुअली पेड इन नेक्स्ट मंथ और स्टिल इन इफ़ इट इज़ इन द सेम मंथ हो सकता है 31 मार्च के बाद तक आउटस्टैंडिंग है, तो ऐसे अमाउंट को आउटस्टैंडिंग में लिखा जाता है। जैसे कि रेंट है, सैलरी है, कोई एम्प्लॉइज़ आपका छुट्टी पे है, जिस छुट्टी पे है या आपने उसको कहीं भेजा हुआ है, इन एनी स्पेशल सर्कमस्टांसेस यू आर नॉट एबल टू पे हिज रेंट सॉरी सैलरी, तो वो आउटस्टैंडिंग कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब है जिसको आप बुड़ंत खाते कहते हैं मराठी में, जो कि इरिकवरेबल है। डेटर्स, जो डेटर्स होता है, डेटर्स, सैंड्री डेटर्स मैंने बताया था, जो आपके कस्टमर्स हैं जिनको आपने क्रेडिट में जो सेल किया है, वो सेल अमाउंट से, उस अमाउंट से कुछ सर्टन परसेंटेज से 5%, 10% आपने प्रोविज़न कर लिया कि भाई 100 रुपये का, मान लीजिए अगर आपने 100 रुपये का माल बेचा है, उसमें से आपने प्रोविज़न किया कि भाई इसका 5% वो आपको नहीं मिलेगा। 100 रुपये का 5% कितना हुआ? 5 रुपये। तो वो 5 रुपये का प्रोविज़न करके आपने रख लिया कि भाई ये बैड डेट्स है, तो वो आपका लॉस है या लायबिलिटी है, वो आप प्रोविज़न करके रखते हो। प्रोविज़न इज़ योर लॉसेस, बिजनेस लॉस, उसको आप यहाँ पे लिखोगे लायबिलिटी साइड में। देन आप डाउटफुल डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स सेम थिंग है। देन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे अलग से दिखाया गया है, शेयर कैपिटल अलग दिखाया गया है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग दिखाया गया है। दैट इज़ इन द ब्रैकेट यू कैन सी दैट दैट इज़ अ नेट प्रॉफिट, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर शेयर कैपिटल विच आई एक्सप्लेन यू अर्लियर। और इस नेट प्रॉफिट में से आप प्रोविज़न करते हो रिजर्व फंड के लिए एंड डिविडेंड के लिए। तो वो ये आपका लायबिलिटी साइड के कुछ हेड्स मैंने आपको बताए हैं। एसेट साइड में देखें आप, एसेट साइड में जैसे कि मैंने बताया था पहले एग्जांपल में, कैश इन हैंड, जो कैश अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में अपीयर होता है। बैंक बैलेंस एंड cash balance, it always shows in the debit side of your trial balance and it is appear in the asset side of your balance sheet. इसी को लिखा गया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, सन्डे डेटर्स, योर कस्टमर, डेटर्स इज योर कस्टमर टू whom you have sell your goods on credit. Bills receivable means you have to receive amount of your bills from your customer, bills receivable. then closing stock, closing stock के बारे में आपको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया गया है। ऑन द क्रेडिट साइड आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखा है। वैसे नॉर्मली उसका फंडा ये होता है, आप कैश का देख लो या फिर स्टॉक का देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक इज ए लास्ट ईयर और लास्ट मंथ बैलेंस। क्लोजिंग वो आपका करंट मंथ में ओपनिंग स्टॉक होता है। ऐड परचेजेस और ऐड रिसीट्स, ऐड परचेजेस माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। अगेन आई एम रिपीटिंग, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका इक्वेशन है जिसे आप नोट कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इसमें आता है, आपके एसेट साइड में आता है, बिकॉज स्टॉक इज़ योर एसेट। अब हम इन फ्यूचर एक्सप्लेन ये करेंगे कि विच आर द करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ एंड फिक्स्ड लायबिलिटीज़, वो हम लोग आने वाले समय में आपको एक्सप्लेन करेंगे।
देन क्लोजिंग स्टॉक हो गया। डिविडेंड रिसीवेबल, अब ये मैंने आपको डिविडेंड की बात की थी यहाँ पर। डिविडेंड यू आर मेकिंग प्रोविजन फॉर डिविडेंड, डिविडेंड जो आप पेमेंट कर रहे हो दैट इज योर बिजनेस एक्सपेंडिचर विच इज liabilities. But if you are getting on your investment, if you are getting some money as a dividend, that is your asset, इसलिए लिखा है dividend receivable. Then insurance prepaid, ये एडजस्टमेंट आइटम है, ये मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा। हाउ इंश्योरेंस being an insurance as a expenditure, insurance premium is your expenditure, but insurance prepaid is your asset. How it will be, I will be explain you in the subsequent time. Then investment in share, investment is your asset. Then furniture is your asset, furniture से depreciation होता है certain percentage, कोई भी एसेट जो है वो आपका डेप्रिसिएट होता है, डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है। इफ़ यू आर परचेजिंग अ कार, अगर आई होप एवरीबडी इज़ हैविंग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, अगर आप के पास कोई व्हीकल है और आप उसको इंश्योरेंस भरते हैं तो एवरी ईयर यू आर पेइंग डिक्लाइनिंग अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। जितना आपने पेमेंट किया है उससे कम आप पेमेंट करते हो नेक्स्ट ईयर में, उससे कम करते हो उससे नेक्स्ट ईयर में। इसका मतलब है कि आपकी जो प्रॉपर्टी, आपकी जो एसेट है या फिर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है, आपकी उस 4 व्हीलर या 2 व्हीलर की वैल्यू कम होती है, उस कम हुए वैल्यू पे इंश्योरेंस प्रीमियम होता है। सिमिलरली वो डेप्रिसिएट होती है, डेप्रिसिएशन होता है। तो उसी का दिया है फर्नीचर को डेप्रिसिएट करने के बाद नॉर्मली 10% का डेप्रिसिएशन होता है फर्नीचर में। लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% का होता है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। डेप्रिसिएट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आपका फाइनेंशियल ईयर की वैल्यू मानी जाती है। तो ये आपके एसेट साइड हैं और लायबिलिटी साइड मैंने आपको बताया है। Thus the sheet of residual balance sheet drawn on particular date and despite of the position of the enterprises as on the date. Therefore, while trading P&L account, we write on top balance sheet as on. जो मैंने आपको बताया कि पीरियड ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर द पीरियड लिखा जाता है, फॉर द पीरियड ऑफ। It may be for the month of January, it may be for the month of February, उसका पीरियड लिखा जाता है, जनवरी टू फरवरी, या फिर क्वार्टरली बनता है, हाफ ईयरली बनती है, तो वो उसका पीरियड लिखा जाता है। लेकिन बैलेंस शीट में हमेशा ध्यान रखें कि एज ऑन डेट दैट द लास्ट डे ऑफ ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर वो रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज़ द 31 मार्च। यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन और दिए हैं हमने। एसेट्स में एसेट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स: फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स नॉट फॉर सेल और कन्वर्शन इनटू कैश, दैट इज़ अ फिक्स्ड एसेट्स। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें ऐसे एसेट्स जो आपके फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड इन नेचर, इट यू कैन बी डिस्पोज ऑफ, लेकिन उसका कन्वर्शन कैश में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं जो आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप इसको इन फ्यूचर, ये आपके कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है, दिस पर्पस के लिए नहीं है, बट यू कैन इन द फ्यूचर टाइम आफ्टर डेप्रिसिएशन, आपका जब उस एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, यू कैन डिस्पोज ऑफ, और तब उसको कहा जाता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बताया, एसेट्स नॉट फॉर सेल और कन्वर्शन इनटू कैश, इसको फिक्स्ड एसेट्स कहेंगे। करंट एसेट्स विच रिप्रेजेंट्स इमीडिएट परचेजिंग पावर इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्लेम टू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, दैट इज अ
12 months. Current assets, those assets which can be which can be convertible into cash within 12 months, that is the same financial year, that is a current assets. Then बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट लॉस इज ए योर टेंजिबल एसेट्स. जो मैं आने वाले समय में, जैसे भी प्रीपेड एक्सपेंसेस जो मैंने बताया आपको, दैट इज़ ए इंटेंजिबल एसेट. प्रीपेड एक्सपेंसेस जो ऊपर आपको बताया गया है, जो कि मैं आने वाले समय में बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा. दैट इज़ ए 3 कैटेगरी ऑफ assets: fixed assets, current assets and tangible assets. Next है liabilities can be basically divided into 2 categories. That is, the notional liabilities called shareholders, फंड ओनर्स और इक्विटी. जो कैपिटल फंड है, कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपका नोशनल लायबिलिटी है. एंड अनदर इज आउटसाइड लायबिलिटीज अदर देन योर नोशनल लायबिलिटीज. दिस कैन अगेन सब डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज अ टर्म लोन्स एंड करंट लायबिलिटीज. क्रेडिटर्स, कैश credit, etc. is your current liabilities. Again I am explaining, current liabilities are those liabilities which can be paid into same financial year, and the liability which can be paid during the lifetime of the business, that is a long term liability. It will be not paid in the same financial year. That is called fixed liabilities. For example, share capital. Capital is your liability. It cannot be paid in the financial year. It can be paid when the company is coming under liquidation. And last part I explain, trading, profit and loss account and balance sheet. These are the 3 taken together are called final account. Even though balance sheet as such is not a account but a statement, balance sheet is a snapshot of your existing enterprises position of cooperatives. In the balance sheet, the situation appears stationary. That is the liability side of the balance sheet described as the sources of fund, and asset side we can call uses of fund. Therefore it is also called the statement of sources and uses of fund. ये मैंने आपको आज फाइनल अकाउंट के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी बताई है, और ये अब जो आने वाला सेशन होगा उसमें कुछ और चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा. उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे फाइनल अकाउंट का. So, any question, any doubt, please ask. जो अभी आपको बताया गया उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, कुछ टर्म समझ में नहीं आए, तो आप पूछ सकते हो. अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो.
नो क्वेश्चन, गुड. हेलो. बंद करू का? बरं, ठीक आहे.